अयोध्या जब गए तो ये पूरे मतलब उसी समय गए जब ये था 2019 तक तो गए ही नहीं, 14 से 19 तक। और कोरोना काल में गए और वहाँ पर शिलान्यास हुआ। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री एक अलग ढंग से गए थे। और हालांकि अपने देश में ऐसी परंपरा बहुत कम हुई रही है कि कोई प्रधानमंत्री ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित हो। आपका एक लंबा सफ़र रहा है, आप शायद और अच्छे से बताएंगे। लेकिन इस वक्त जबकि ये एक घोटाला जो है उसका मतलब उसको उजागर करना, भ्रष्टाचार को उजागर करना, एक तरफ समाजवादी पार्टी के लीडर, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लीडर, इनकी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे जो भी चाहें। आम आदमी पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में वो स्थापित हो पाए, अपने आप को थोड़ा सा और मजबूत कर पाए। ये भी हो सकता है समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता में आने के लालच में कर रही हो। सब कुछ अपनी जगह पर जायज है, लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी अभी तक, इसको किस रूप में आप देखते हैं? जिस रथ पे सवार होते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसी बाबरी मस्जिद के विध्वंस से लेकर के और राम मंदिर के निर्माण में पहली ईंट वहाँ लगाने तक में, आज वो बिल्कुल दिन भर चुप हैं। उनके यहाँ से, उनकी तरफ से कोई भी ट्वीट नहीं है। और दूसरी तरफ चूंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पूरा का पूरा बनाया गया ट्रस्ट है, भ्रष्टाचार का आरोप है। ओवरऑल आपके नज़रिए से मैं थोड़ा समझना चाहूँगा कि आने वाले समय में और इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसमें जो चल रहा है वो क्या कुछ चल रहा है, थोड़ा सा समझाइए। श्रवण जी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो। जी अब आ आ रही रही है है। जी आवाज? जी। देखिए, प्रधानमंत्री इसमें कुछ बोलने वाले नहीं है। वो अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे तो ये आप छोड़ दीजिए कि प्रधानमंत्री इसमें कोई सफाई देंगे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का कोई मामला ही नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री कहीं से जुड़े हुए नहीं है और ये एक ट्रस्ट का मामला है। तो इसमें जो कुछ भी होना है वो ट्रस्ट की तरफ से होना है। राम जन्मभूमि तीर्थ जो ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट है, उसको उसको इसमें जो कुछ भी कहना है, स्पष्टीकरण है, मंत्री तो देगा नहीं, देना भी नहीं चाहिए। इसमें क्या चीज हो सकती है कि चूंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पार्लियामेंट प्रधानमंत्री की घोषणा के चलते हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी जैसा बताया गया ट्रस्ट में एक हैं सदस्य, तो सुप्रीम कोर्ट अगर इसका सुओ मोटो संज्ञान ले या सुप्रीम कोर्ट में कोई जाए, या हो सकता है चला जाए या गया हो ऑलरेडी, और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को अपने अपनी जांच में ले ले, अपनी जांच के दायरे में ले ले, जैसा बताया इन्होंने, प्रशांत जी ने, कितना पैसा कब से कलेक्ट हो रहा है 1990 से, और उसका कोई जो न्यास था पहले वो कितना कलेक्ट कर चुका, कितना ट्रांसफर किया, उस जानकारी नहीं है। मैं देखिए इस मामले में थोड़ा सा एक अलग नजरिया लेके चलना चाहता हूँ राजीव जी। वो ये कि आप ये मान के चलिए कि इसमें कोई कुछ बोलने वाला नहीं है अपन। और जो प्रशांत जी ने कहा कि वाइट पेपर वगैरह, तो अब सरकार वाइट पेपर अगर निकालने बैठ जाएगी तो सारे के सारे जो व्हाइट पेपर है वो ब्लैक पेपर नजर आएंगे, क्योंकि कितने चीजों पर व्हाइट पेपर सरकार जारी करेगी, क्योंकि बहुत सारे आरोप हैं कई चीजों को लेकर, और सरकारों के काम करने का तरीका भी नहीं होता है ये, और खासकर पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं है और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर सरकार के पास सारे अधिकार हैं, और कई तरह के अधिकार हमारे स्थगित हैं, अभी नागरिकों के भी हैं और संसद भी स्थगित है। ऐसी स्थिति में ये अपेक्षा करना, अपन इसमें दूसरी बात ये करें कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हैं और देश में जो देश की राजनीति को ये कैसे प्रभावित करेगा, इसका एक एंगल ये है कि मान लीजिए कि ये राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के इस एक्सपोजर के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आ जाती है तो फिर हम लोगों की डिबेट का विषय क्या होगा? क्या हम ये कहेंगे कि इतने बड़े घोटाले के बाद भी सरकार सत्ता में आ गई, क्यों आ गई? केवल एक मुद्दा है जो मुझे समझ में आता है कि ये एक ऐसे समय आया है, बहुत सेटबैक की तरह आया है योगी सरकार के खिलाफ, जब
उनको हटाने की बात चल रही थी। उत्तर प्रदेश में चीजों को एजेंडा बदलना चाहती थी केंद्र सरकार। आपने देखा कितनी बैठकें हुई दिल्ली में, योगी जी को बुलाया, कितनी देर तक प्रधानमंत्री ने उनसे बात की, नड्डा साहब ने बात की, शाह साहब ने बात की, और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और अपनी किताब उनको दी, प्रधानमंत्री को, शाह साहब को, नड्डा, सारी चीजें, सारा नाटक हुआ। ये पूरी कोशिश उत्तर प्रदेश का एजेंडा बदलने की थी कि जो अभी हाहाकार मचा हुआ है कोरोना के कारण, लोग बहुत सरकार से नाराज हैं, बेरोजगारी को लेकर नाराज हैं, भ्रष्टाचार को लेकर नाराज हैं, पंचायत के चुनाव में जो किरकिरी हुई सरकार की, वह भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर नाराज हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, विकास का मुद्दा है, जो लाशें मिली हैं नदियों में, उसकी जो लोगों पर असर है, कोरोना का जो असर है, ऑक्सीजन के सिलेंडर, सरकार इस एजेंडे को बदलना चाहती थी, केंद्र सरकार। और ये इसीलिए आप देख रहे हैं कि जितिन प्रसाद का पूरा मामला हुआ, पूरे के पूरे क्रम को वो राजनीति में बदलना चाहती थी सरकार, कि लोगों की बातचीत का मुद्दा बदले और सरकार के प्रति नाराजगी का जो टॉपिक है वो बदल के किसी और टॉपिक पे चला जाए। योगी सरकार के प्रति नाराजगी का जो है रुख बदले, कुछ और चीजों में लगे लोगों का दिमाग। आपने आपने देखा होगा कि केंद्र से ये भी कहा गया है कि योगी को, मुख्यमंत्री को अपने काम का तरीका बदलना चाहिए, मंत्रिमंडल विस्तार और कुछ लोगों को लेना, फिर इस बीच में उत्तर प्रदेश के विभाजन की बातें भी चली, सब कुछ हुआ। ये जो एक्सपोजर हुआ, इसने एजेंडे को फिर से पुरानी पटरी पर ला दिया है, और पटरी पर यूं ला दिया है कि अब आप अपने हिंदुत्व को कैसे डिफेंड करते हैं सरकार के, है ना। भारतीय जनता पार्टी को फिर से उस पाले में डाल दिया है जिससे वो निकलना चाहती थी इतनी कोशिशों के बाद। और योगी को बदलने की या उनको, उनके पावर्स कम करने के पीछे भी तर्क यही था कि अब वो हिंदुत्व का एजेंडा वहां चलने वाला नहीं है, और मंदिर भी वहां काम नहीं करने वाला है लोगों के दिमाग पे। ये जो हुआ है पूरा मामला, ये इन्होंने कहा कि सेल एग्रीमेंट तो हो गया था 2019 में, जैसा इन्होंने राजीव श्रीवास्तव जी ने बताया। इस चीज की कोई जानकारी नहीं है कि वो जो 50 लाख रुपए दिए गए थे, उसका क्या हिसाब मोड से दिए गए थे, और क्या उसकी कोई जानकारी है क्या, क्या उसका कोई हिसाब है क्या, कि वो व्हाइट में दिए गए, ब्लैक में दिए गए, या आ, आ, उसको बैंक के जरिए दिए गए, क्या है उसका, उसकी कोई जानकारी राजीव श्रीवास्तव जी दे सकते हैं क्या, कि भाई उसकी वैधता क्या है उस 50 लाख की, और वो कहाँ गए, वो 50 लाख कहाँ गए? कुसुम पाठक ने वो बैंक में जमा कराए, कहीं इन्वेस्ट किए, किसी को बांटे, किसी को दिए, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो ये मामला जो है कई तरह से संदेहों को पैदा करता है, मतलब एक केवल एक मामला नहीं है, मतलब एक पब्लिक ट्रस्ट को तो डिमोलिश करता ही है और आस्थाओं पर प्रहार करता ही है, पर ये एक प्रोप्राइटी का मामला भी है कि कल से अगर सरकार या ट्रस्ट या और कोई संस्था अगर पैसे के लिए जाती है लोगों के पास, चंदे के लिए जाती है, तो लोगों की रिएक्शन क्या होगी। तो ये एक मुझे लगता है कि इसके रिपरकशंस जो हैं दो तरह के हैं, एक तो जांच के हैं, पारदर्शिता के हैं, और दूसरे इसके कॉन्सिक्वेंसेस पॉलिटिकल क्या हैं, कि
सरकार को एक जो ऑफेंस में अब जा रही थी, उसको अपनी प्रतिरक्षा में अब फिर से धकेल दिया गया है कि अब आप डिफेंड करिए अपने आप को। तो उत्तर प्रदेश की सरकार डिफेंड करती है क्या ट्रस्ट को? केंद्र सरकार करती है क्या? मोदी जी कुछ कहते हैं क्या? कोई कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि इसमें जो प्राइमा फेसाई जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके जो एक्सप्लेनेशन हैं वो बहुत ही लेम हैं। जो चंपत राय जी ने जैसा कहा कि हमारे ऊपर तो इस तरह के आरोप, तो बोले सब कुछ पारदर्शी। दूसरा इन्होंने जो कहा राजीव जी ने कि ये वैसे तो 23 करोड़ की बनती है पर 18 करोड़ में ही। अब ये पब्लिक का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने फिर हो सकता है 5 करोड़ रुपए आपने अंडरहैंड डीलिंग किया। हमको उससे मतलब नहीं है। देखिए, ये सौदे से हमको मतलब नहीं है। हम सौदे की प्रोसीजर से मतलब है, उसकी प्रोप्राइटी से मतलब है, उसकी ट्रांसपेरेंसी से मतलब है। और इसमें चूंकि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है और पार्लियामेंट की सैंक्टिटी और सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है और हमारी आस्था का सवाल है, इसलिए इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और निश्चित रूप से इसको एक बड़े मुद्दे के रूप में अगर विपक्षी दल उठाएंगे, उठाना भी चाहिए, क्यों नहीं उठाना चाहिए। फिर विपक्षी दलों का काम क्या, उनको क्या करना चाहिए? मतलब घर में बैठ के क्या करना चाहिए? मतलब सरकार का समर्थन करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? उनका काम ही है कि इस तरह की चीजों को उठाए और जन आंदोलन खड़ा करे। और उनको अगर एक मुद्दा मिल गया है समाजवादी पार्टी को या आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को, हमने अभी सुना नहीं मायावती ने कुछ कहा है क्या, बीएसपी ने कुछ कहा है क्या? शायद राजीव श्रीवास्तव बता सकते हैं और टंडन साहब बता सकते हैं कि मायावती ने कुछ कहा है क्या। क्योंकि मनुवादी व्यवस्था का तो सबसे ज्यादा विरोध, घोर विरोध उनके द्वारा होता है। तो बहुत इसको एक फ्यूचर के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो मुझे इसमें काफी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं और वो अगर उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेंगी 2022 के चुनाव में, तो पूरे देश को 2024 में करने वाली है।